बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम और मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। हुकूमत के ताकतवर तरीन ख्वाजा आसिफ अगर इतने बेबस हैं कि उन्हें अपने मुलाजम के लिए ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, तो सोचिए अवाम का हाल क्या होगा। अवाम किस मुश्किल से दो चार होगी। अगर वज़रा के काम नहीं होते तो फिर आम आदमी अपने मसाइल लेकर कहाँ जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट के बाद तो अगरचे वापडा के एहलकार मुअत्तल हो गए, लेकिन आम आदमी के साथ जो सलूक किया जाता है उसका अजाला कौन करेगा। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अवाम के मसाइल हल करे। वफाकी वज़रा काबीना की ये जिम्मेदारी होती है कि जायज़ा ले कि इदारों को बेहतर कैसे करना है। लेकिन अगर वफाकी वज़रा ही काबीना के अरकान ही रोना शुरू कर देंगे तो फिर आम आदमी किस में हाल में होगा, इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम मुल्क की सियासत की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का इरादा रखती है, वहाँ हालत ये है कि इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आला के खैबर पख्तूनख्वा अलमीन गंडापुर और मौजूदा वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी के माबैन एक चपकलश मौजूद है। और ये कहा जा रहा है सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से कि पार्टी के अंदर एक जर्नैल है और वो जर्नैल जो है किसी जर्नैल के कहने पर हुकूमत का खात्मा चाहता है। गोया खुल कर दोनों आमने सामने आन चुके हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा ये भी आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। फिर बात होगी बजट की, जिस बजट से लोगों को उम्मीदें कम ही होती हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये अल्फाज का एक ऐसा गोरख धंधा है जिसमें बताया कुछ जाता है, नतीजा कुछ और निकलता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि IMF की जो शराइत है उसमें यह शर्त है कि अगर आप जो टैक्स वसूली का हदफ पूरा नहीं कर सके तो आपको लेवी बढ़ाकर या जनरल सेल टैक्स बढ़ाकर ये पैसे पूरे तो करने हैं। और पैसे आम आदमी यानी जो उमरा हैं उनके अलावा जो रेडी चलाने वाला है उसको भी ये पैसे देने होंगे। टैक्स उसके ऊपर भी जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में, ताकि हुकूमत अपना खसारा पूरा कर सके। इसका भी जायज़ा लीजिए। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जनाब इसार राना साहब, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रिजवान रज़ी साहब। रिजवान रज़ी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। राना साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। ख्वाजा आसिफ साहब जैसा शख्स अगर बेबस है तो आम आदमी का पुरसान हाल कौन होगा। उनके कहने पे, उनके ट्वीट पे अगरचे एक्शन ले लिया गया कि जनाब 80,000 रुपये रिश्वत लेके ट्रांसफार्मर लगाने वाले एहलकार मुअत्तल तो हो गए, लेकिन ये जो निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है कि आम आदमी को पैसे दिए बगैर जो है वो काम उसका होता नहीं है। हुक्मरान फिर किस चीज़ के दावेदार होते हैं? अच्छा देखिए, मैं ख्वाजा आसिफ साहब का एक और भी अभी क्लिप देख रहा था, तो उसमें वो कह रहे हैं कि शायद वो फेडरल जजेस की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी वहाँ के हालात इतने ख़राब थे कि मैंने जाके मोहसिन नकवी साहब से दरख्वास्त की, फिर मैं स्पीकर से मिला, मैंने वजीर आजम से कहा, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो आप अंदाजा करें कि अगर वजीर दिफा पाकिस्तान का जो मेरिट वाइज वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी ऊपर होता है, अगर उसकी बात उसका वजीर आजम, उसका स्पीकर और उसका वजीर दाखिला नहीं सुन रहा, तो फिर तो इस पे मातम करना बनता है कि आम आदमी को तो वक्त निकाल के फौत हो जाना चाहिए इस सिस्टम के अंदर। जिस सिस्टम में उनका वजीर दिफा इतना कमजोर हो कि उसको मुंह ही कोई नहीं लगाने को तैयार हो रहा, तो मेरी रजी की क्या औकात है इस सिस्टम के अंदर। दूसरी बात यह कि ये कुछ जो आज उनके पैरों के नीचे आग लगी है तो उन्हें याद आ गया कि जनाब हो, ये तो सिस्टम में करप्शन इतनी ज्यादा है, तो क्या वो दिल पे हाथ रख के और हल्फन कह सकते हैं कि वो जीत के आए थे? वो खुद एक करप्शन से बने हुए वजीर हैं। वो किस मुंह से इस पाकिस्तान के अंदर इस करप्शन की क्या उनके नीचे जो वो ठेकेदार थे जिनके जरिए उन्होंने तरक्याती काम अपने इलाकों में कराए, वो ठेकेदार जो उनके नाम से पहचाना जाता था, वो जो कुछ करता था ख्वाजा आसिफ के इल्म में नहीं था। आज उन्होंने याद आ रहे हैं कि ये सिस्टम बड़ा खराब हो गया। आज उन्हें पता चल रहा है कि ये सारी बुराइयां सिस्टम के अंदर मौजूद है। कि तो पिछले कई दहाइयों से ये सिस्टम इसी तरह ही है। पिछले सारी हुकूमतों में ये निजाम इसी तरह चल रहा था। किसी के निजाम हुकूमत में ये नहीं हुआ था कि को आके निजाम में बेहतरी आ गई हो, वो कोई भी हो। मैं तो किसी एक की वो नहीं बुराई नहीं कर रहा, ना किसी एक की तारीफ कर रहा हूं। ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट जो है तबाह हो चुका है। ये इसमें वायरस इतना आ गया है कि इस सिस्टम को जब तक
तब खत्म नहीं करेंगे। इस सिस्टम से आदमी को सुनवाई मिलना मुमकिन नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों जी रिजवान रजी साहब, सिस्टम इतना बोसीदा हो चुका है कि ये डिलीवर नहीं कर सकता, और जिसका रोना रो रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, अगर ख्वाजा आसिफ साहब जैसा वजीर जो है वो ये कहे कि रिश्वत की बुनियाद पर काम होते हैं, तो फिर तो किसी आम आदमी का काम हो ही नहीं सकता। और क्या इस निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए किया क्या जा सकता है? हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, निज़ाम तो यही मौजूद है, यही तरीक़ाकार है, ऐसे ही अफसरान हैं, ऐसे ही आम आदमी के साथ डीलिंग की जाती है, ऐसे ही पैसे दे के आप मीटर लगाते हैं, ऐसे ही आप पैसे दे के अपने काम करवाते हैं। देखिए, सारे ये जो सिस्टम के अंदर खराबियां हैं ना, इसके जिम्मेदार जो है ना वो राणा इसार जैसे, जो इसार राणा जैसे लोग जो हैं वो है। क्यों? ये तबका इशराफिया के साथ मिले हुए और ये कहते हैं कि जनाब ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता, और हमारी इशराफिया को मौका मिल जाता है कि IPPs दे लाइसेंस जी हम जारी करना है, इसके जरिए बिजली बनेगी। ये जी हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ही सेठों को उठा के दे रहे हैं मुफ्त में, ठीक है, और वही सेठ जिन्होंने IPPs लगा के इस कौम को 2000 अरब रुपए साल का टीका लगाया हुआ है, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बख्शते। ये इसार राणा जैसे लोग हैं, इनको कहते हैं कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता। सर, इस पंजाब के अंदर इस साल ये जो ईद के ऊपर ऑपरेशन हुआ है, सिस्टम था ना, 1,64,000 किलोमीटर चले हैं लोग, ये जो आलाइशें थी जानवरों की वो कलेक्ट करने के लिए, और एक एक कदम मापा हुआ था। आपने AI इंप्लीमेंट करके कर ली वहां पे, आपने उसके बाद सारा सिस्टम ऑटो पे लगा दिया, और हर एक को पता चल रहा था कि इवन को बचा उनका 1,74,000-75,000 के करीब उसके मुलाजम है, वो एक बंदा भी अगर निकला है कहीं से अलाज उठाने के लिए तो उसका रिकॉर्ड मौजूद है। इसका मतलब है सिस्टम तो मौजूद था ना, जहां पे आपने लगाना था वहां पे लगा दिया मेरे भाई, और जहां पे आपने नहीं लगाना वहां पे आप नहीं लगा रहे, और नए नए सोल्यूशन हमें दे रहे हैं कि ये जो डिस्कोस हैं इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। भाई जो पब्लिक सेक्टर में नहीं चल रही, प्राइवेट सेक्टर में कैसे चलेंगी, और चलेंगी तो जितना खून वो हमारा अब चूस रही है इससे को 100 गुना ज्यादा चूसेगी। और सवाल तो ये है ना, यही हुकूमत कर रही होती है, ये फैसले हुकूमत करती है, आम आदमी तो नहीं करता। आम आदमी, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि आम आदमी तो अपना कुछ छोटा मोटा काम करवाने के लिए सरकारी बाबुओं को पैसे देता है, तब उसका काम होता है। सर, मैं अर्ज करूं कि कौन सा महकमा है जहां पे आम आदमी को काम करवाने के लिए, नॉर्मल काम करवाने के लिए, मैंने अपने घर के अंदर पिछले साल ग्रीन मीटर लगवाया, उससे पहले मैं नहीं लगवाता था कि ठीक है बिजली जाया होती रहे, तो आप जैसे किसी अक्लमंद ने कहा यार जाया जो होती है आपकी इजाफी बिजली गर्मियों में तो आप सरकार को दे दिया करें। तो हम ग्रीन मीटर लगवाने निकले अपने तमाम तर तारुफ के बावजूद, और इसके बावजूद के एक्सियन साहब जो थे वो अपने लिसनर थे, मेरे से ज्यादा इसार राणा के फैन थे, वो लिसनर थे भाई। जब 4 महीने उन्होंने चक्कर लगाए, और आपके भाई ने भी ये तय कर लिया था कि पैसे नहीं देने, और ना उन्होंने मुझसे लेने थे, लेकिन उन्होंने मुझे चक्कर ठीक ठाक लगवाए। 4 महीने में हर हफ्ते तैयार होके जाता था और उनकी तरफ से ना सुन के वापस आ जाता था, लेकिन लग गया सर, जाके दिसंबर में अप्लाई किया था, अप्रैल में जाके वो मीटर लग गया। तो या तो गर्मी के अंदर आप 4 महीने अपना ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए चक्कर लगाएं, या फिर 80,000 रुपया दे, जो कि उन्होंने दिया है। ये निजाम है, इस निजाम को बहुत बेहतर किया जा सकता है। 80 की दिहाई में कराची में जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पे बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन का इतना जबरदस्त निजाम 80 की दिहाई में इंस्टॉल हुआ था नसरुल्लाह मलिक साहब, जहां पे वो गन के जरिए वो रीडिंग लेते थे, मैनुअल रीडिंग नहीं थी, वो जो इलेक्ट्रॉनिक गन होती है उसके जरिए रीडिंग होती थी। फिर देखिए फिर उस सिस्टम का हमने हशर क्या किया, और इस वक्त ये इलेक्ट्रिक किसी से काबू ही नहीं आ रही। तो ये है यहाँ यानी आप कहते हैं अगर ठीक करना चाहे कोई तो ठीक हो सकता है। नहीं जी, क्या फरमाया आप? यानी ये कह रहे हैं कि अगर कोई ठीक करना चाहे तो ठीक हो सकता है, सिस्टम इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। यार यही लोग कर सकते हैं। ये जब अमेरिका जाते हैं, ये बरतानिया जाते हैं, ये यूरोप के दीगर ममालिक में जाते हैं, क्या इनको नजर आना बंद हो जाता है? ठीक, ये जो हमारा हुक्मरान ये वहां का निजाम नहीं देखता। बिल्कुल ठीक है, यही रखते हैं ना हम इसार राणा साहब के सामने ये कि जनाब सिस्टम को ठीक किया जा सकता है,
बाहर से लोग तो आने नहीं है, इन्हें लोगों ने ठीक करना है तो करेंगे, मगर करेंगे कैसे अगर सिस्टम ठीक करने वाले ही रोना शुरू कर देंगे। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हम एक बार फिर खुशामदीद सर। राणा साहब, रिजवान रजी साहब तो कहते हैं जी कि चार्जशीट आपके खिलाफ है, आप मिले हुए हैं अशराफिया के साथ, सिस्टम ठीक हो सकता है। वो कहते हैं जी सफाई सुथराई अगर ईद कुर्बान के ऊपर हो सकती है तो बाकी मामलात भी दुरुस्त हो सकते हैं। अगरचे साथ वो ये भी रोना रो रहे हैं कि वापडा से काम करवाने के लिए उनको भी 4 महीने धक्के खाने पड़े हैं। अच्छा देखें, बात यह है कि मैं तो इस सिस्टम का इसलिए हामी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मेरा ऑफशोर कंपनियां हैं और मेरे क्या नाम है फ्लैट्स हैं या महल हैं, तो मैं तो इसलिए सिस्टम की बका के लिए जंग लड़ूंगा भाई साहब। बात जो है पूरा पाकिस्तान जिसमें रेडी वाले से लेके और वो भट्टे के अंदर काम करने वाला जो है वो पेट्रोल के, बिजली के, गैस के, पानी के पैसे देगा, लेकिन उसके टैक्सों के ऊपर मैं मुफ्त बिजली लूंगा, मुफ्त क्या कहते हैं पेट्रोल लूंगा, क्योंकि मैं खादिम इस मुल्क का, तो मैं तो इस सिस्टम का हामी हूँ। और रजी जैसे लोगों को मैं इसलिए परवाह नहीं करता कि इन जैसे लोगों को मैं जब ये मुझे बहुत तंग करेंगे तो मैं ऐसा पीका ऑर्डिनेंस इन पे लगाऊंगा कि सारी जिंदगी जो है ना ये जाके स्टैंडिंग कमेटियों के सामने अपनी वजाहतें ही देते रह जाएंगे कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने हमारी तरफ आंख उठा के बात की है। सो मैं तो इस सिस्टम का हामी हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, मैं वो एतराफ करता हूँ कि ईद के ऊपर सफाई का निजाम बहुत शानदार था, नो डाउट इट वाज इनक्रेडिबल, कोई शक नहीं। मेरा बस दुख ये है कि ये काम उन लोगों ने किया जिनका करने का नहीं था। ये तो क्या नाम है बल्दियाती इदारों का काम था, नाजमीन के टाउन नाजमीन लेवल का काम था जो हमारी सीएम करती रही। उन्हें बड़े काम करने चाहिए। ये दो इदारे, ये काउंसलरों को दे दें काम जो वो खुद करके क्रेडिट ले रही हैं, उन्हें बड़े काम करने चाहिए। उनका विजन बड़ा है, मैं तो उनसे बहुत मुतासिर हूँ। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो बड़े लेवल के काम करें। ये काउंसलरों के काम करके 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मजा नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं, और तीसरी बात ये कि जो जहाँ के जिन बुराइयों की निशानदेही ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं वो पंजाब में ही बता रहे हैं, केपी या सिंध में नहीं बता रहे। मेरा ख्याल है इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। और मरियम साहिबा को, वो पंजाब की माँ है और वो बड़ी मेहनत से पंजाब में सफाई करा रही हैं, तो मेरा ख्याल है बाकी इदारों पे भी एक नजर डाल लें। उन्होंने खुद सुथरा पंजाब के एक अरब की करप्शन पकड़ के पैसे वागुजार कराए, कितनी अच्छी बात है कि करप्शन आगाज में पकड़ी गई और पहली पकड़ी गई, बाद में पता नहीं और कितनी हो। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि मरियम साहिबा को थोड़ा सा और बढ़ के बाकी इदारों पे नजर रखनी चाहिए, वो पंजाब के लिए डिलीवर कर सकती हैं बहुत ज्यादा। लेकिन राणा साहब, इस सिस्टम की मौजूदगी में अगर आप दुरुस्त करना चाहें तो आपको करना क्या चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम बजट का तज़किरा भी कर लें, बजट के बारे में कहा जा रहा है जनाब 868 रुपये का टैक्स शार्टफॉल है, ये पूरा करना है। कुछ अफवाहें हैं, अगरचे तरदीद की है फाकी वज़ीर ख़जाना ने कि जनाब जनरल सेल टैक्स में इजाफा किया जा रहा है, 1% की अफवाहें हैं। क्या आपको लगता है बजट में कोई रिलीफ होगा? मलिक साहब, मुझे नहीं पता आप मेरी ये बात ऑन एयर होने देंगे या नहीं होने देंगे। नहीं, जरूर मैं एक अभी प्रोग्राम देख रहा था, उसमें मोहसिन बेग साहब ने कहा कि हमारा वजीर खजाना तो इस जोगा ही नहीं होता कि किसी से बात भी कर सके। तो एंकर ने कहा कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, ये ऑन एयर होनी है। उनका जी मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ इस बात की। ये इतना भयानक किस्म का इल्जाम है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। पूरी को हमारा मुल्क एक इकोनॉमी, हमारी मईशत जो है ना, हमारी वो है ऑक्सीजन, और अगर वो ऑक्सीजन किसी ऐसे शख्स के हाथ में जो मोहसिन बेग कह रहे हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है मुझे टक्कर मारनी चाहिए और रजी को की गर्दन पकड़ के अपने साथ दोनों को ले जाके मुझे चाहिए मैं टक्कर मार दे दीवार में। कि जिस शख्स को हमने ड्राइविंग सीट पे बिठाया है वो तो ही नहीं पता है कि गेयर कदों लाना थे, क्योंकि इधर दीवार ही ना ठोक दे पूरी रियासत को, और हम हैरान के ऊपर बैठे हुए लोगों को नजर नहीं आ रहा। मोहसिन बेग साहब की इस बात के ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। रिजवान रजी साहब, क्या लगता है आपको बजट में मजीद टैक्सेस का इजाफा हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर और सोलर पैनल के ऊपर भी इजाफे की तजवीज़ जो है वो कही जा रही है? अगरचे अभी तक तो ऐलान इस बात का नहीं हुआ, लेकिन लग ये रहा है कि इसमें मुश्किलात होंगी आम आदमी के लिए भी। हाँ,
आम आदमी के नहीं एट द एंड ऑफ द डे टैक्स देना होता है, ताजर ने भी नहीं देना होता। यानी पिछले साल हमने 16 अरब रुपया ताजरों से टैक्स का टारगेट रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह चंद 1 करोड़ रुपए को 20-25 करोड़ रुपए जमा हुए ने बराह रास्त उनसे। उस टैक्स की बात ना की जाए जो वो हमसे वसूल करके सेल टैक्स की शक्ल में आगे जमा करवाते हैं, उसकी बात ना की जाए। जो ताजरों ने अपनी इनकम के ऊपर देना था पूरे मुल्क के अंदर जो है, यानी आप अंदाजा कीजिए कि पूरी जो लाहौर की लिबर्टी मार्केट है वो आईसीआई से कम टैक्स देती है। ये शेखुपुरा रोड के ऊपर आईसीआई की फैक्ट्री है, उससे एक फैक्ट्री से कम टैक्स देती है। ये बात जहन में रख के मैं आगे चलूंगा। देखिए ये जो हैं हमारे बेग साहब जो हैं, मोहसिन बेग साहब, ये बहुत बड़े आदमी हैं और ये भी अशराफिया का हिस्सा है। वो बुनियादी तौर पे आपको और मुझे और इसार राना को तैयार कर रहे हैं, तो लिहाजा आपके ऊपर और भी टैक्स लग जाए तो उसका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ये वाली साजिश कर रहे हैं कि वो हमें तैयार कर रहे हैं ज़हनी तौर पे, क्योंकि वो तो होश में नहीं होता, तो लिहाजा पता नहीं केड़ा कोई टैक्स ला जाए। भाई ये बात नहीं है। वो एक जिम्मेदार पोजीशन पे है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और मौजूदा हुकूमत ने बाहमी इत्तेफाक से उनको उस ओहदे पे बिठाया है और यकीनन वो अपने ओहदे की जिम्मेदारियों से कमा हकों को वो आगाह होंगे। और उनका कितनी तनख्वाह लेते हैं? लेकिन रजी साहब टैक्स शॉर्टफॉल अगर होगा, कितनी लेते हैं? मैं रजी साहब तनख्वाह कितनी लेते हैं मेरे इल्म में नहीं है, मैं चाह रहा था जरा आप बता दें। यार बहुत ज्यादा लेते हैं, अपना तरा निकल जाएगा उनकी तनख्वाह सुन के, इसलिए तरा निकलना प्रोग्राम करना है। जी आप क्या कह रहे थे मलिक साहब? मैं ये कह रहा था जी कि अगर टैक्स जो है वो शॉर्टफॉल है वसूली में, तो 868 अरब रुपए का ये फिर कहाँ से पूरा करेंगे? ये जो जीएसटी बढ़ाने की तजवीज़ है जिसकी तरदीद कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना, लगेगी ये जीएसटी 1% इजाफा होगा उसमें? देखिए अपना इसको आप थोड़ा सा यूं कर लीजिए कि ये जो टैक्स शॉर्टफॉल है ये पहले 10 महीनों का है और बजट 12 महीने का होता है। ये शॉर्टफॉल जो है ना टैक्स का जी, ये 1000 अब तो मई खत्म हो गया जी, अब तो जून रह गया सिर्फ। मई का डाटा नहीं आया ना जी, आज आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन गुजरने के बाद मई का डाटा आएगा। ये 10 महीने का डाटा है सर। अब अगर 10 महीने में आपने 800 कुछ अरब रुपए बताया है, इसका मतलब है कि 12 महीने में ये तकरीबन 1000 अरब पे शॉर्टफॉल पहुंच जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले तो वो 1000 गाड़ियां 1300 सीसी जो दी गई थी एफबीआर के अफसरों को आला कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वो वापस लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, नंबर 1। नंबर 2, कुछ आइटम के ऊपर टैक्स था 18% और कुछ के ऊपर था 21%। तो बल्कि कुछ लाडले सेक्टर ऐसे हैं जैसे शुगर मिल हो गए, उनके ऊपर 8% है। तो आईएमएफ ने कहा गया कि सबको एक ही लेवल पे एक ही स्लैब में ले आए, 8% वालों को भी एक स्लैब में ले आए। आजकल 8% वाले जो है ना शुगर मिल वाले, उनकी भी पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और उन्होंने बताया कि जी 13 लाख चीनी हमारे पास पड़ी हुई है और जब इनसे पूछा जाएगा चीनी की रेट डबल होने के ऊपर तो इनमें से कोई जवाब नहीं दे सकेगा। ये शुगर मिल एसोसिएशन प्रोपेगेंडा करती हुई पाई जा रही है कि जी हम 6.5 लाख टन चीनी ज्यादा बना बैठे हैं और जब ये एक्सपोर्ट कर बैठेंगे और चीनी जी 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 बात करें, मुकम्मल कर लें आप। जब ये एक्सपोर्ट कर बैठेंगे तो उसके बाद फिर शॉर्टफॉल होगी और इनमें से कोई आंसरेबल नहीं होगा। ये शुगर मिल के सारे जो लाल भुजक्कड़ है ना, ये कहीं और को मुंह कर जाएंगे। अब तो मुंह फाड़ फाड़ के पेड टीवी चैनल के ऊपर पेड इंटरव्यू दे रहे होते हैं, लेकिन खैर वो हमारा आज का मौजू नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं, एक तो सेल टैक्स को स्ट्रीमलाइन करने का उन्होंने कहा है, वेल एंड गुड। दूसरी बात ये है कि बाहर से आने वाली कोई भी खाने की चीज जो है और उसके ऊपर टैक्स ना सिर्फ के लगने जा रहा है, बल्कि जिसके ऊपर पहले कोई 1-2% टैक्स लगा हुआ था, अब वो टैक्स बढ़ने जा रहा है और डबल के करीब होने जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ इंपोर्टेड आइटम की बात हो रही है। लोकल बनी हुई आइटम, खाने पीने की अशिया या दूसरी एग्रीकल्चर इनपुट के ऊपर मैंने टैक्स का नहीं सुना। ठीक है रज़ी साहब, एक और कमर्शियल ब्रेक हमें प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आएंगे तो बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में हो क्या रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धड़ेबंदियाँ क्या हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। राना साहब, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धड़ेबंदियाँ
खुलकर सामने आ रही हैं। अब तो सुहेल आफरीदी साहब और अली बिन गंडापुर साहब आमने सामने दिखाई देते हैं, और कुछ ग्रुप्स की बात की जा रही है, कुछ जर्नलिस्ट उनको रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब ने अपने जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये लिखा है कि जनाब अंदर का जनरल, यानी मुखातब कर रहे हैं वो अली बिन गंडापुर साहब को, कि वो एक ग्रुप बन चुका है, 22-23 अरकान की बात की जा रही है। अगरचे हमारे ख्याल से तो लगता नहीं है हुकूमत को कोई ख़तरा है, लेकिन ये ग्रुप बंदी जो है वो एहतजाजी तहरीक के लिए रुकावट बन सकती है। केड़ी एहतजाजी तहरीक मलिक साहब, कौन सी यार तहरीक इन्होंने चलानी है? वो जो क्या कहते हैं मौत और आज़ादी कंटेनर था, उसमें तो मेरा ख्याल है ये गुब्बारे बेच रहे हैं भर भर के। वो जो कहाँ गई इमरान खान रिहाई, वो जो इन्होंने वो फोर्स बनाई थी, दस्तखत शुरू किए थे, कहाँ गई वो? मैं आपको बताऊं कि अगर इमरान खान की बहनें मंगल को अडयाला के बाहर शो ना करें तो पीटीआई की मौजूदा क़यादत की ख्वाहिश ये कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई ना। अच्छा। क्योंकि अब मुझे बताया ना कि इमरान खान इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, वो कहता है जी सब तबाह कर दियो। भाई उनकी तो नौकरियां लगी हुई हैं, उनको पार्लियामेंट से पैसे मिलते हैं, मुफ्त बिजली मिलती है, मुफ्त टीएडीए मिलता है, तनख्वाहें मिलती हैं, उनको मराहत मिलती है, उन्हें क्या जरूरत है भाई ये सारी चीजें खत्म करवाने की? जो बाकी लोग रह गए हैं, देखें इस्टेब्लिशमेंट से के सामने खड़ा होना कोई अड्डा को आसान काम नहीं का। यहाँ पे एक एसएचओ जो है ना खड़ा हो जाए तो लाते टांगे कांपने लगती हैं। तो ये सारा कुछ बस कहाँ गई अफरीदी के भी वो जो इश्क इमरान में मारा जाना था, खत्म हो गया, फुस हो गया सारा कुछ। वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब तो लड़ाई इस बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट का ज्यादा प्यारा कौन है। अदरवाइज सुहेल आफरीदी क्या नहीं कर रहा जो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई एहतजाजी तहरीक नहीं, कोई इमरान खान साहब की रिहाई नहीं, भूल जाए, खान साहब जेल में रहेंगे। भूल जाए कि इमरान खान के रिहाई के लिए कोई एहतजाजी तहरीक चलेगी, मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान के खिलाफ के लिए तहरीक चली भी तो इमरान खान रिहा नहीं होगा, क्योंकि जब तक इमरान खान के मामला ऊपर बैठे लोगों से तय नहीं होंगे, उनके साथ और उनके दरमियान 9 मई की दीवार खड़ी है। जब तक ये दीवार नहीं गिरेगी इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। रजी साहब, राणा साहब ने तो खुल के कह दिया कि खान साहब जेल में ही रहेंगे जब तक एस्टेब्लिशमेंट यानी मामला तय नहीं करती। आपको लगता है कि मामला तय हो सकते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं या कुछ यूट्यूबर्स हैं जो रोज़ाना कह रहे हैं बड़ी अहम मुलाकातें हो गई, किसी ने तो साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात भी करवा दी और कहा मामला तय पा गए हैं, खान साहब बस आने वाले हैं। इस दफा मैं वैसे इस बात पे आपसे ना इख्तलाफ की जुर्रत कर रहा हूँ, और नसरुल्लाह मलिक साहब तारीख में बहुत कम मौके आए हैं जब मैंने आपसे इख्तलाफ किया। इस ईद पे वाहिद सौदा जो नहीं बिका वो ये था कि खान आ रहा है। ये इस ईद के एक रोज पहले मैंने इस पे बकायदा व्लॉग किया था कि ये पहली ईद है खान साहब के जेल में जाने के बाद जिसमें पहली दफा सिर्फ एक वो भाई अदर सदीक, मेरे पा हैं जी, बड़े पाजी हैं, पाजी अदर सदीक साहब के अलावा उन्होंने भी 30 जून की तारीख दी है। किसी भी ब्लॉगर ने, बड़ी खबर वाले ने भी नहीं कहा कि जनाब खान इस ईद पे बाहर आ रहा है, वरना ईद से पहले आ रहा है, ईद से बाहर आ रहा है। ये बड़ा सौदा वाले ने रजी, बड़ी खबर वाले ने ये तो कहा कि जी अडयाला के बाहर एक गाड़ी आई, उसमें बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, बड़ी गाड़ी थी और बड़ी कोई बात होने जा रही है। अब बड़ी बात होने लगी, लेकिन आने की बात नहीं की सारा ना उसने भी, ठीक है, बड़ी खबर वाले ने। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज करूं, जी देखिए, तारीख का ये तलख सच है और पाकिस्तान की तारीख के अंदर तो ये सच भरा पड़ा है, और इसके ऊपर बकायदा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात मौजूद है उनकी तकरीर के अंदर, कि मुझे कहते थे कि मियां साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और मैंने जब कदम बढ़ा दिया और पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। ये बिल्कुल ऐसे। और वही कुछ ये जो हंसते हैं ना लोग नवाज शरीफ साहब की इस बात के ऊपर, और पीटीआई वाले मेरे भाई खास तौर पे हंसते हैं, उनके साथ अब यही हो रहा है, ठीक है। और यही तारीख है, इस एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले की तारीख यही है कि वो बस कुछ लम्हे साथ लाने लगा लेते हैं अच्छे
घरों में बैठ के ट्वीटें भी कर लेंगे, रो भी लेंगे, रोने की वीडियोस भी अपलोड कर देंगे। तो फिर रजी साहब खान साहब बाहर कैसे आएंगे? हाँ देखिए, खान साहब भी उसी रास्ते से ही आएंगे जिस रास्ते से आएंगे। और जब लीडर ये देखता है कि मेरे साथ इतने के लोग खड़े हुए हैं, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके तो कुछ सौदेबाजी कर लेता है। अब मसला ये है कि आपने अपना एतबार भी तो नहीं ना छोड़ा किसी के ऊपर। तो कोई आपका गारंटर बनने को तैयार नहीं है कि आप अगर ये कर देंगे तो वो कर देंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मियां साहब 10 साल का मुआहदा करके गए थे तो उन्होंने इस 10 साल के मुआहदे को निभाया था ना। वो अगर ये इलेक्शन से पहले पहुंच गए थे, 2008 वाले जो इलेक्शन थे उससे पहले पाकिस्तान पहुंच गए थे एक दिन पहले, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि मुआहदे के तहत वो हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने अपना वो वाला कमिटमेंट पूरी की। इनकी कमिटमेंट का जिस दिन गारंटर मिल जाएगा तो उस दिन इनका भी हो जाएगा। तो राणा साहब फिर आप भी समझते हैं कि डील जरूरी है? हाँ जी, तो और ये एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ है कि डील के बगैर उनके मामला ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। ठीक, इमरान खान के साथ डील करनी पड़ेगी तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आएगा। और अगले आने वाले दिनों में इमरान खान की जरूरत पड़नी है। बहुत सारे इब्राहिम कार्ड जैसे मामला, तो उसमें अवाम को साथ लेके चलना जरूरी है और उसमें इमरान खान के बगैर बात नहीं बनेगी। यानी इमरान खान साहब भी डील करेंगे तभी बाहर आएंगे? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट करेगी तो एक बात मलिक साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। रजी साहब ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट डील करेगी, खान साहब डील नहीं करेंगे। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी तक इनकार है, कोई गारंटर ही नहीं मिल रहा। लेकिन आज हमें बात यह भी करनी चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक पार्टी के लोगों को यानी पीटीआई के लोगों को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए जाने से रोका जा रहा। तो फिर तो वही निजाम हुआ ना जिस तरह कि खान साहब के दौर में आजाद कश्मीर के इलेक्शन हुए थे तो अपोजिशन के लीडरों को रोक दिया गया था और अली अमीन गंडापुर साहब दंदनाते हुए फिर रहे थे वहां पे, मरियम नवाज शरीफ के मेकअप के ऊपर भी तकरीरें करते फिर रहे थे और उन्हें आजाद कश्मीर की हुकूमत निकाल भी देती थी तो अगले दिन खान साहब उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठा के वहां पे ले जाते थे और खान साहब ने खुद भी वहां पे तकारीर की थी। अगर वो दौर गलत था तो आज आप जो उनको गिलगित बल्तिस्तान की फ्लाइट पे नहीं बैठने दे रहे, स्कर्दू की फ्लाइट पे नहीं बैठने दे रहे, हजूर ये भी गलत है। ठीक, ये भी बिल्कुल सही रजी की बात है ना। रजी की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर माजी में ऐसा हुआ तो बिल्कुल गलत हुआ, अब हुआ तो अब भी गलत हो रहा है। और मैं इस कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए खुदा का वास्ता 8 फरवरी को रिपीट करना छोड़ दे। एक जमात से उसके निशान छीन लें, शनाख्त छीन लें, उसे इलेक्शन न लड़ने दें। ऐसा ना करें, हर बार इस तरह ना करें पाकिस्तान के साथ। इसार राणा साहब, रिजवान रहमान रजी साहब, अब दोनों मेहमानों को शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।